अरे लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 साल किया गया था 42वें संविधान संशोधन से, है ना। फिर जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। चलो एक एक करके लिखे, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रमुख संवैधानिक कोशिश करूंगी तुम्हारा आज सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूं, बट मुझे लगता है तुम लोगों के साथ साथ रह के नहीं हो पाएगा। पहला लिखेंगे, चलो फर्स्ट फोटोज मैंने हिंदी वालों के लिए भेज चुकी है, इंग्लिश वाले लिखेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। क्या हुआ था इसमें, पढ़ के आए होंगे, ये सिर्फ 40 सेकेंड ही पढ़ा। लिखोगे इसमें, रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस वर मेड, रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबल नहीं, ऐसे लिखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर मेड मैं भेजूंगी, जैसे कल लोकसभा लोकसभा विधानसभा भेजा ना, इंग्लिश में भी है। पीडीएफ खोल के तो देखा करो पूरी, पीडीएफ खोलना पड़ता है पूरा। लोकपाल, लोकायुक्त और हाँ, तो वो मैंने सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए भेजा है, इंग्लिश वालों को मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी। सबसे स्टार्टिंग में भेजी है मैंने, वो इंग्लिश में भी है, देखा। ये हिंदी बोल के छोड़ दिया कि छोड़ो यार हिंदी में लिख, हाँ खोला ही नहीं, वेरी गुड। लिखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर मेड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में आता है? 19। अब मुझे ये बताओ कि रिस्ट्रिक्शंस लगी है तो कौन कौन सी लिमिटेशंस है? हमने बोला था कि वाक एवं अभिव्यक्ति पे क्या है, कुछ आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। अब कौन कौन सी लिमिटेशन है? आपके पास अधिकार नहीं है कि आप किसी ऐसे दल के लिए बोल सकते हो जिससे दंगे भड़क जाए, किसी समूह के लिए नहीं बोल सकते, किसी ग्रुप के लिए नहीं बोल सकते, किसी समुदाय के लिए नहीं बोल सकते, आप संविधान के प्रति उल्टा नहीं बोल सकते हो। लिमिटेशंस है ना, तो ये चलिए सेकंड लिखेंगे, दूसरा संविधान संशोधन, दूसरा लिखेंगे, हाँ लैंड रिफॉर्म बिल। अब देखो कुछ नोट्स तो मैंने तुम्हें साथ साथ में लिखाए हुए ना, तो जरूरी नहीं कि सारे हम यहीं पे करेंगे, कुछ आपको करवा रखे जो मतलब अलग से है वो मैं यहाँ पे कराऊंगी। नहीं मैं ये क्यों कर, ये इसके नोट्स क्यों भेजूंगी मैं? चलो सारे भेज दूंगी, शेड्यूल 9 भी लिख दो।
शेड्यूल 9 भी लिख दो। शेड्यूल 9 क्या था? चलो लिखेंगे फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955। दूसरा लिखेंगे पांचवा संविधान संशोधन, पांचवा संविधान संशोधन 1955, 1955 लिखेंगे। इसमें रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा राज्य पुनर्गठन आयोग तो वहां पे मैंने शायद लिखाया होगा आपको, और अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे याद रखना। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और नाइन्थवा हुआ था आपका 1960। 1960 लिखेंगे इसमें। अंडर दिस एरिया लाइक बेरूबारी, एरिया लाइक बेरूबारी was given to Pakistan, was given to पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान। 1972 तक तो आपका बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था ना। हाँ, तो इसको तुम पाकिस्तान बोलो, ईस्ट पाकिस्तान, या फिर इन ब्रैकेट में जब प्रेजेंट में, हाँ प्रेजेंट तो बांग्लादेश लिख लो, ऐसे लिखो प्रेजेंट बांग्लादेश। देखो ये है ना आपका, ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी तो ये वाला जो एरिया है ये भी आपका पाकिस्तान था, और इस साइड वाला एरिया ये भी पाकिस्तान था। 1972 में, 1971 मैंने बताया था आपको इंडो पाकिस्तान वॉर। 1972 में क्या नाम था उसका? विकी कौशल ने मूवी बनाई है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, सेम मैनेस्को। तो उनके लीडरशिप में पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को आजाद किया था 1972 में। तो 1972 से पहले पहले बांग्लादेश आपको पाकिस्तान हुआ करता था, 1972 के बाद ये बांग्लादेश बना। आई बात समझ में? तो लिख लो पाकिस्तान, प्रेजेंट बांग्लादेश लिख लो। सिक्सटीन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1963, 16वां संविधान संशोधन 1963, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1963। इसमें लिखेंगे अंडर दिस द स्टेट कैन इम्पोज अ लॉजिकल चैलेंज, the state can impose logical challenge on the original authority, to protect the sovereignty and integrity of the state, protect the sovereignty and the integrity of the state। Thirty-first Constitutional Act 1973, 31st Constitutional Act 1973 लिखेंगे इसमें। अंडर दिस Article 81 was amended, Article 81 was amended and the number of Lok Sabha member was increased from 525 to 545, increased from 525 to 545। फिर जब आप 104वां संविधान संशोधन देखेंगे 2019 में,
उसके बाद जो आपका एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन था, एंग्लो इंडियंस का, वो खत्म कर दिया गया है ना। और अब कितने आपके पास 543। क्लियर? चलिए लिखा है इतना, चलिए लिखो फिर फटाफट से। 104 बार तो मैं लिखा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज की प्रेजेंट डेट में हमारे पास 543 है। 545 पहले हुआ करते थे 2019 से पहले। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976। It is also called the mini constitution of India. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। According to this amendment, 52 articles were amended. 52 articles were amended. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसे। और इसमें 52 अनुच्छेदों पर, 52 आर्टिकल्स पे क्या हुआ था? चेंजेस हुए थे। अब वो आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं लिखाऊंगी वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको बुक में कहीं और दूसरा प्रोविजन मिलता है तो वो आप लोग नोट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किताबें पढ़ना आपकी भी जिम्मेदारी है। लिखेंगे पहला लिखेंगे, अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, under the 42nd Constitutional Amendment Act, the word socialist, secular and integrity were added to the preamble. Second, fundamental duties also included. Fundamental duties were added. फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा? पार्ट 4A है ना। पार्ट 4A was added to the constitution, and 10 सेकंड पार्ट में ना। ये एक मिनट, नागरिकों के मौलिक अधिकार थोड़ी जोड़े थे, पेन दे दो जरा एक बारी। मौलिक कर्तव्य, हाँ इसको कर्तव्य कर देना, अधिकार लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिखा है ना, वो अधिकार की जगह वो कर देना। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो इंक्लूडेड। नंदनी क्यों नहीं आई आज? पेन देना एक बारी। सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। थर्ड, द टर्म ऑफ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, the term of Lok Sabha and the Legislative Assembly was increased from 5 year to 6 year. 5 से 6 साल क्या था? फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत पुनः 6 से 5 साल कर दिया जाता है। फोर्थ लिखेंगे, was increased from 5 year to 6 year. नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पार्ट में, रिडक्शन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशरी, रिडक्शन इन द पावर ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऐसे लिखो, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, the power of Supreme Court and High Court was limited for judicial review. फिफ्थ लिखेंगे,
Increment in the power of center. Increment in the power of center. क्या? कौन सा रिफॉर्म? 42nd क्या है मतलब, मैं समझ। हाँ तभी हुआ था ये, तभी हुआ था। गवर्नमेंट, इसी में लिखना 5th पार्ट में, केंद्र सरकार वाला। गवर्नमेंट were made to give more control to, एस एक मिनट, गवर्नमेंट लिखा उसके बाद कॉमा लिख करके लिखना प्रोविजन। प्रोविजन वर मेड टू गिव मोर कंट्रोल, प्रोविजन वर मेड टू गिव मोर कंट्रोल टू द सेंटर एंड द स्टेट, टू द सेंटर एंड द स्टेट। सिक्स पॉइंट लिखेंगे, डीपीएसपीज आर ऑल्सो एडेड, कुछ डीपीएसपीज को जो है जोड़ा गया था। और 8th लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वर एडेड। चलो अब लिखते हैं हम, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। होगा इसमें इतना, इतने केसेस मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट केसेस की पीडीएफ में भेजूंगी। बुक में बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में बनते हैं वो मैं आपको भेजूंगी अपने आप सिलेक्टिवली। आज अभी तक के मतलब रिसेंट तक जो केसेस हुए जहां से करंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं भेजूंगी। क्या बोला? कौन? केसेस? केसेस तो बहुत सारे, टोटल 7 नहीं, 7 से भी ज्यादा है, लेकिन मैंने मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें लिखा है कि जो आते हैं। छठा 7वां लिखेंगे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th में लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है 101, 103, 104, 105, 106। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Under this Article 352, under this Article 352, armed rebellion was carried out on the basis of internal disturbance, carried out on the basis of internal disturbance. Second, याद है मैंने बताया था कि 44वें संविधान संशोधन से आर्म्ड रेबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट बताया था ना। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय जो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए राष्ट्रपति लगाता है, अब राष्ट्रपति को लगाने के लिए भी एक रिटन एविडेंस के रूप में कुछ रिकमेंड किया जाता है ना, तो वो भी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा। तो लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी may be declared by the Council of Ministers. National emergency may be declared by the Council of Ministers on the basis of written evidence, written order या written form, on the basis of written form. Third, right to property was removed from the list of fundamental rights.
right to property was removed from the list of fundamental right and was made it as legal right and was made a legal right on adding it to the part 12 of article 300A. Part 12 of article 300A. चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसमें, द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली was reduced from 6 year to 5 year, was reduced from 6 year to 5 year. नेक्स्ट लिखेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. 1985 एंटी-डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 was added. दल बदल एंटी-डिफेक्शन लॉ है ना, 10th शेड्यूल इन ब्रैकेट में एंटी-डिफेक्शन लॉ was added. आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ है, 71 हुआ है, 92 हुआ है, ये मैं नहीं लिखवा रही क्योंकि मैंने उस टाइम लिखवा चुके हैं. क्लियर? तो ऐसा नहीं कि भाई अगर मैंने अमेंडमेंट वाले प्रोविजन लिखा है तो सारे यहीं पे लिखा है, नहीं, कुछ नोट्स में भी है ताकि तुम उस बहाने नोट्स पढ़ोगे. सारे नहीं लिखा है, जो एक्सेप्ट जो मतलब मैंने लिखा है और इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे. 65th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1990, 65 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1990. पार्ट 21, 22 मैं नहीं करवाऊंगी, नॉट टू बी इम्पोर्टेंट. तुम्हें पढ़ना होगा तो तुम बुक से अपने आप से आर्टिकल्स देख लेना, आर्टिकल्स देखने बस, कुछ नहीं है उसमें, बाकी आते भी नहीं है उससे क्वेश्चंस. लिखेंगे आर्टिकल 338 रिलेट्स विद अनुदीप. उस दिन क्लास में सिर्फ तुम ही थे जिसे मैंने आर्टिकल 338 कराया था, बाकी बच गए है ना. कितना खुश हो रहा है नवीन की मैं बच गया. हाँ लिखेंगे आर्टिकल 338 was amended. Article 338 was amended to provide for the formation of SC/ST commission. फोन में देख के तो सब शेर बनते हैं, फोन में देख के आंसर दिया है. अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1991. 69 1991. किसी ने कुछ पूछा? लिखेंगे आर्टिकल 249 ए बी, मतलब आर्टिकल 249 का सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी were added under which the area of Delhi was given special status and its name changed to National Capital Territory NCR. टेरिटोरी बोलो या रीजन बोलो, रीजन नहीं लिख लो, एनसीआर है ना तो आर से रीजन लिख लो. क्लियर? चलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992. 73rd 1992 क्या है इसमें स्पेशल प्रोविजन? ये तो तुम बहुत पढ़ चुके हो अच्छे से.
लिखो 11th शेड्यूल पंचायती राज गॉड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 74th में क्या हुआ था, म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो 74th 1992 में हुआ था, इसको भी लिख लो। 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज को भी क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था, गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नेक्स्ट लिखेंगे 101 और ये होता है आपके 2016 में 101 2016। इसमें लिखेंगे रिलेट्स विद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रिलेट्स विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट लिखेंगे 103 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें लिखेंगे 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 103 में लिखना है, 101 में तो आपका जीएसटी, 103 में आपका 10% का रिजर्वेशन है किनके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, वीकर सेक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे 104वां संविधान संशोधन हुआ था आपके 2019 में, 104th। रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा एंड legislative assembly seats for Anglo-Indians ended, and reservation for SC ST and reservation for SCs STs in assembly and Lok Sabha, in assembly एंड लोकसभा, असेंबली यानी कि विधानसभा से बात की जा रही है ना, was extended till 2030, 2030 तक ये रिजर्वेशन रहेगा। फिर न्यू रिफॉर्म्स होंगे, फिर न्यू रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेट होगा, किसके लिए, लोकसभा विधानसभा में जो ST STs है उनके लिए। क्लियर, कहीं भी छूटा, कहाँ पे छूटा सरस्वती, पूछो आगे। एंड खत्म हुआ था ना एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन 2019 में। एक 103 में आपका ईडब्ल्यूएस है और 100, हाँ लिखेंगे 105, 105वां संविधान संशोधन होता आपके 2021 में। ओबीसी रिजर्वेशन पावर टू द स्टेट्स, तो 105वां किससे रिलेटेड है, 2021 में हुआ था ओबीसी से, ओबीसी रिजर्वेशन पावर रिलेट पावर्स टू द स्टेट्स, ओबीसी रिजर्वेशन पावर टू द स्टेट। लास्ट लिखेंगे 106वां संविधान संशोधन, और लास्ट हुआ है ये 2023 में, उसके बाद अभी तक कोई नहीं हुआ है। इस पर लिखेंगे 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, in Lok Sabha and Legislative Assembly seats।
बस सारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मेरी तरफ से आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, एक छोटा सा। अब लिखेंगे सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका सीट्स को, ये अभी जो हुआ था ना, ये सीट्स को इंक्रीज करना चाह रहे थे ये महिलाओं की, मतलब जो सीट्स है ना, अब मान लो कि 543 है, 543 का 33% कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 200 के आसपास आ रहा है ना, पता नहीं जितनी, 118 है ना। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा मान के चलो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे बात क्या थी, बात ये थी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, अब क्या है, हमें अपना क्या करना चाहिए, डिलिमिटेशन करना चाहिए, यानी परिसीमन करना चाहिए। डिलिमिटेशन मतलब कि हमें जो है अपनी सीटों को बढ़ाना चाहिए। अब ये बिल पास गया संसद में, बिल पास हो जाता, लेकिन कमी क्या हुई थी, ये बिल कैसा था आपका, ओरल बिल था। अगर लिखित में दिया होता सरकार ने तो विपक्ष दल का नेता कभी, विपक्षी नेता कभी इसको मना करता ही नहीं। अब भाई जब कोई बिल ओरली जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कल को भाई सरकार जो है, कल को कोई भी डिनाई कर दे कि भाई हमने तो ये प्रोविजन डाला ही नहीं था। अब रिटर्न में तो हमारे पास क्या होता है, एविडेंस होता है ना कि हाँ ये चीजें हुई थी, तो ये बिल इसीलिए। अब यहाँ पे सीटें, ऐसे नहीं कि यहाँ पे महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, रिजर्वेशन 33 ही रहता, रिजर्वेशन 33 ही रहता, लेकिन पावर्स यानी कि जो सीट्स है वो इंक्रीज हो जाती पॉपुलेशन के बाइस। हाँ, ज्यादा चांस मिल जाता, रिजर्वेशन तो उतना ही रहता है, 33 ही रहना था, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स भी तो इंक्रीज होती। अगर फायदा होता नहीं होता बात की बात थी, लेकिन यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हो जाती ना। मान लो कि हम 1971 के अकॉर्डिंग चलते हैं ना अपना, 1971 के अकॉर्डिंग ही तो हमारा सेंसस अभी लास्ट जो यहाँ पे इस जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही तो हमारे पास 543 सीट्स है। अब क्या बोला जा रहा था कि आने वाले जो अब जो सेंसस होगा उसका एस्टिमेशन की वजह से, उसका एस्टिमेट करेंगे हम, और क्या करेंगे, जनसंख्या के हिसाब से। अब जनसंख्या मान लो अगर हमारे पास 1.5 करोड़ मान के चलो, इतना, वैसे तो हमारी इससे ज्यादा है ना, 1.5 करोड़ है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी मान लो 100 करोड़ हो रही थी, और यहाँ पे हमारे पास कितनी हो रही है, 150 करोड़ हो रही है। आज के हिसाब से 150 करोड़ हो रही है, और इसके हिसाब से 100 करोड़ थी। अब 100 करोड़ के हिसाब से 33% महिलाएं तो कम हो रही है ना वहां, आज के हिसाब से महिलाएं जो है ज्यादा हो जाती। अगर यहाँ पे 180 महिलाएं हैं तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 230 बढ़ जाती, भेद भी बढ़ते, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधि ज्यादा हो जाता ना, महिलाएं जो है ज्यादा होती वहां पे। अब यहाँ पे 33 और 50% में कंफ्यूज में मत आना, ठीक है। 33 केवल है केवल लोकसभा विधानसभा में, और 50% जो है कुछ कुछ ऐसे नगर पालिका नगर पंचायत है जिन्होंने अपने यहाँ अपने स्टेट्स की महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, किसके लिए, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए। महिला सीट तो फिर महिला के लिए होगी ना, वो किस में आएगा, वो किस सिचुएशन के अंदर, वो नॉर्मल सीट के अंदर आएगा। चलो लिखिए दूसरा, सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आपने पूरा, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो उल्टा सुल्टा, तुम दोनों साथ में मत बैठा करो क्लास में, ऐसे बच्चे हो ही जाते हैं जो उपद्रवी होते हैं, और उनमें तुम थे नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती बन रहे हो। चलो लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुमने संविधान पूरा पढ़ लिया, अब तुम मुझे अपने हिसाब से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या विशेषताएं हैं, बताओ भाई। सेलेंट फीचर ऑफ
एक एक करके पीछे नवीन से शुरू करेंगे। भाई मेरी गाड़ी पीछे से शुरू होती है। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया है? लिखते रहो साथ साथ में। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, लिखो एकल नागरिकता। साथ साथ में इसमें प्रोविजन भी डालो जो जो तुम्हें याद आ रहा है। पार्ट 2 ब्रिटेन से लिया है। लिखो पार्ट 2 में आता है ये। पहले तो कहां से लिया हमने? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम पूरे लॉन्ग में लिखना। कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। किसके अंतर्गत आता है पार्ट 2? आर्टिकल बोलो 5 टू। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कौन बताएगा मुझे? बताने था, पूछा है मैंने तो बताने तो पड़ेंगे। चलो एक एक करके बताओ पीछे से। अनुदीप पार्ट 6 मतलब आर्टिकल 6। सरस्वती पार्ट 7। पार्ट 8 सपना। सपना जी अगर कोई विदेश में रहेगा तो उसके पास नागरिकता हट जाएगी। अगर एक जगह की मिलेगी तो देश के रहेगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो तो एनआरआई वही तो हो गया। 9 क्या है? 10 डिसाइड। हाँ अच्छा, पार्ट डिसाइड नहीं करेगी। अच्छा ऐसा भी नहीं है। क्या है फिर पार्ट 10? अगर तुम देश के नागरिक हो तो किसी न किसी कानून के तहत देश के नागरिक हो। हाँ पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। पार्ट 11 सॉरी आर्टिकल 11। हाँ हाँ कोई भी बोलो, मैं तुम क्या, मुझे तो आंसर से मतलब है। नागरिकता ग्रहण करने के, नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? कौन कौन से? और रजिस्ट्रेशन, हाँ। और टर्मिनेट कैसे होती है सिटीजनशिप? मरने से। तुम लोगों के आंसर्स आउट ऑफ द लीग क्यों होते? वहां चली गई सरस्वती जा, कोई नहीं जाता। हाँ नागरिकता कैसे टर्मिनेट होती है? पेपर है हाँ फ्राइडे को। किसका? ग्रुप में मैसेज भी कर चुके हैं। चलो दूसरा फीचर बताओ, दूसरा फटाफट दूसरा फीचर। कैसे कॉसी फेडरल? नहीं मैंने ये तो बताया नहीं था। क्वासी फेडरल तो मैं कई बार बता चुकी। क्वासी फेडरल को लिखोगे अर्ध संघात्मक। हैवी है। और कोई अपना क्वासी फेडरल के साथ तर्क देना चाहेगा? लिखते रहो साथ साथ में। क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक। अब क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक में बोल रही तो देखो, आपको पता है सेंटर आपकी हैवी है ना, और पावर्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। सेंटर
सेंटर का पावरफुल होना, सेंटर का पावरफुल होना। भले ही हमने क्या किया है, हमने अलग जो आपके फ्यूडल है यानी कि आपके जो स्टेट्स है उनको भी पावर्स दी है, स्टेट्स के पास भी पावर है, बट स्टिल आपके स्टेट्स के पास अपनी पावर होने के बाद भी सेंटर क्या होगा आपका, पावरफुल होगा। जैसे इमरजेंसी के दौरान आपका सेंटर पावरफुल हो जाता है, और कोई कंडीशंस होती है बिल वगैरह के लिए, सेंटर हमेशा क्या रहता है, पावरफुल रहता है। तो लिख सकते हो। तीसरी फीचर बताओ मुझे, तीसरा बोलो। हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है आपकी गवर्नमेंट की। अच्छा, चौथा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सही है, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसे। चौथा हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब एक पिरामिड बता दो, जुडिशरी कैसी है आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर, चलो पांचवा बताओ, पांचवी क्या आपकी हो सकती है, फटाफट से बता दो मुझे। फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट में कराना चाह रही थी ताकि तुम मुझे खुद से आंसर दो। फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी का मिक्सचर। फंडामेंटल राइट्स में जो जो तुम्हें याद आ रहा है, पार्ट 3 आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 टू लेके 36 है ना। इधर पार्ट 4 36 टू 51। साथ ही साथ क्या है ये, कैसे कैसे इसका नेचर कैसे, फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसे है, जस्टिसेबल, यानी कि न्याय जस्टिसेबल है ना। और नॉन जस्टिसेबल। और बताओ मुझे, छठी क्या पावर हो जाएगी, छठी क्या फीचर हो जाएगा। आप लोग लिख नहीं रहे हो, आप नहीं लिख रही क्यों, मैंने भेजा ही होगा, नहीं भेजा है इसीलिए तो यहाँ पे लिखा रही हूँ ताकि तुम लोग आंसर्स दो। अब सरस्वती बोलेगी, सरस्वती से नहीं सुने मैंने आंसर्स। हम फीचर्स देख रहे हैं कि हमारे संविधान की विशेषता क्या क्या है, क्या क्या उसने हमें दिए है क्या, मतलब संविधान की विशेषता क्या है। विशेषता मतलब ये होता है ना कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें उसको देखने से क्या चीजें मिल रही है, उसी प्रकार से। छठा क्या हो जाएगा, 3 टायर गवर्नमेंट, बिल्कुल। कैसी, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। लिख सकते हो। सेंटर में आपकी कौन कौन आता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट में भी लोकसभा, राज्यसभा। फिर आपकी क्या आती है, ये पार्लियामेंट किसका पार्ट हो गया, लेजिस्लेटिव। फिर एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है आपका, पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या, इस तरीके से आपकी बॉडीज आती है। और जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, तो आप लोग बोल सकते, जुडिशरी लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेट में भी लिख सकते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा आपका सीएम, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, इस तरीके से। और कैग की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ऑडिटर जनरल। इस तरीके से बताया था कि कैग जो है हर स्टेट में एक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। चलिए, लोकल बॉडीज में तो फिर अलग सी चीज है, तो लोकल बॉडीज आपको पता है, नगर पालिका, नगर पंचायत लिख सकते हो आप, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इस तरीके से लिख सकते हो।
क्लियर, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। आगे 7वीं फीचर बताओ मुझे, 7th फीचर क्या है? 7वां क्या लिखेंगे? लेंडिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं हम इसको सबसे विस्तृत संविधान? क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या क्या है आपके 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है इसमें, और 12 शेड्यूल्स है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। क्लियर? चलिए आगे 8th स्पेशलिटी मतलब फीचर बताओ। 8वीं क्या फीचर होगी, फटाफट बताओ। बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा। बोरोड फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो याद आ रहा है लिख दो। ब्रिटेन से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, जर्मनी जापान से क्या लिया है, और आयरलैंड से क्या लिया है, सारे लिख दो, मतलब जो जो याद आ रहा है। अब कल को ऐसा मत बोलना कि ये नेगेटिव, ऐसा तुम सोच रहे होंगे कि भाई नेगेटिव है ये, तो क्योंकि हमने बहुत सारे देशों से हमने ये प्रावधान लिए, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फीचर्स ही रहेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो, आपको उसकी वो चीज पसंद नहीं आती, लेकिन वो उसमें रहेगी। सपोज उसके आपको बाल पसंद नहीं आ रहे, बाल तो उस पर रहेंगे, आंखें पसंद नहीं आ रही तो आंखें भी रहेंगी, तो वो उसके फीचर्स है। चाहे तुम्हें वो चीज पसंद आ रही है नहीं आ रही है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसके फीचर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो लिख दोगे। अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, जर्मनी, जापान, अलग अलग स्टेट, हाँ फ्रांस, अलग अलग हमने कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो चीजें लिए उसको लिख सकते हो। चलिए 9वां बताओ मुझे फटाफट से। 9th सोवरेनिटी। ठीक है, जो जो ध्यान आ रहा है, सोवरेनिटी है, तुम्हें देख के क्या तुम्हें जब पूरा संविधान पढ़ रहे हो तुम्हें क्या क्या चीजें याद आ रही है, तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या इसकी विशेषता हो सकती है? सोवरेनिटी है हमारे पास, सिक्युलरिटी है हमारे पास। इसको अगर पूरा ना लिख के हम इसको बोल सकते हैं कि प्रेम्बल है हमारे पास। प्रेम्बल में फिर अखंडता, एकता, पूरी जितने भी, प्रेम्बल बिल्कुल आएगा। प्रेम्बल आपको सोवरेनिटी देता है, सेक्युलरिटी देता है, और डेमोक्रेटिक बनाता है। फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है? तो फीचर्स में आपके आर्टिकल्स आते हैं, जैसे डीपीएसपी आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गए, प्रेम्बल हो गया। ये प्रेम्बल आपको बताता है कि आपका देश कैसा होगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ये बताती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या बताती है कि आपके एक देश के नागरिक होने के नाते क्या अधिकार है। अगर आप इस देश के नागरिक हो तो सरकार के क्या कर्तव्य है कि वो आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए क्या बनाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, है ना। तो ये सब आपके फीचर्स ही है। और प्रेम्बल हमने लिख दिया। अब प्रेम्बल में आपको जो याद आ रहा है, 40 सेकंड लिख रहे हो, जो लिख रहे हो सब लिख दो। ये आपको बता रही हूँ कि ये आपका रिवीजन है, और कल को अगर मेंस में आप लोग ऐसे सेलिएंट फीचर डालोगे तो आपको सिर्फ प्रेम्बल लिख के नहीं छोड़ना है, बताना है कि प्रेम्बल आपका क्या है, एक क्या है प्रेम्बल आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो हमने क्या लिया था 13 दिसंबर 1946 को हमने एक रिजोल्यूशन पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारा देश कैसा होगा इस तरीके से। फिर हमने 42वें संविधान संशोधन के बाद आपके इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप? बिल्कुल सही, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, जब आप 18 प्लस के होते हो तभी आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, है ना। चलिए, और बिल्कुल सही, यानी कि हम बोल सकते हैं कौन से नंबर का है ये, 11वें नंबर का, है ना।
तो इसको तुम ऐसे अमेंडमेंट ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिखो तुम फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिब एंड रिजिडिटी। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपका संविधान ना तो फ्लेक्सिबल है ना तो रिजिड है, दोनों का एक मिक्सचर है। रिजिड मतलब कि आसानी से हम इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल मतलब कि हम एक संकल्प पारित करके हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। चलिए और सारे तो हम कर चुके मेरे ख्याल से। लिख सकते हो इमरजेंसी, इमरजेंसी लिख सकते हैं, इमरजेंसी में लिख दो कितने प्रकार की इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी लिख डालो, जितना आपको याद आएगा ना उतना बढ़िया है। और क्या याद कर सकते हो, वो लिख दिया आपने। हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लिखी है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दो। और अब तुम्हारा संविधान पूरा हो चुका है तो तुम्हें याद आना चाहिए डेमोक्रेटिक, वो सब प्रेम्बल के अंदर आ गया। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, देखो रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कितने हो गए, 13-14 हो गए, बस बहुत है। रेट्स आपका फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा। हाँ लिख सकते हो वैसे, एक और लिख दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। बस अब यहाँ पे आपका संविधान कंप्लीट हो गया। आप संविधान, अच्छा मेरी पेन, अच्छा सिलेबस है तुम पे यार, इसमें भी नहीं हुआ ना, हम एक बार चेक करते कि सिलेबस, नहीं मेरे को पेन ड्राइव में चाहिए था सिलेबस। हम एक बार सिलेबस देखते हैं कि हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। वैसे तो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को, है तुम्हारे पास, अपने अपने फोन में निकाल सकते हो। चलो मैं ग्रुप में भेजती हूँ तुम्हें। अगर किसी के पास है तो ग्रुप पे सेंड कर दो उसे मेरे भेजने तक, फिर हम देखेंगे ना कि क्या क्या बचा है। अनुदीप के पास है तो ग्रुप में भेज दो। निकालना उसमें पॉलिटी का सेक्शन, देखेंगे हम कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा ये तो वही वाला है, देखो जरा इसको। देखो अब आपके पास लास्ट बचता है पब्लिक पॉलिसी। देखो सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एंड ई गवर्नेंस बचता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी कि लोकपाल लोकायुक्त बचता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको सारा करवा चुकी हुई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये राइट टू पब्लिक सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट, चलो करा ही दूंगी मैं। और उससे रिलेटेड अदर एक्सपेक्ट। तो देखो अब हमारे पास लोकपाल लोकायुक्त सिटीजनशिप के लिए और ई गवर्नेंस के लिए बचता है ना। चलिए तो हेडिंग डालेंगे लोकपाल लोकायुक्त। सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त हम हेडिंग डालेंगे आज, यही होता है इंग्लिश में भी। हेडिंग डालेंगे लोकपाल लोकायुक्त, हिंदी इंग्लिश सब में एक ही है ये। कृपया करके लिखने बाद में इधर पहले समझने की कोशिश करना।
लोकपाल और पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है ये क्या होते हैं? एंटी करप्शन बॉडी है। और चलो सबसे पहले सब मैं बता दूंगी अभी। स्वीडिश वर्ड है ये, जिसका बेसिकली देखा जाए तो लोकपाल लोकायुक्त क्या है? देखो आपकी आम जनता है, समझने की कोशिश करो। आम जनता है, आम जनता अपने लिए क्या चुनती है? सरकार चुनती है। क्लियर? सरकार जो है हर फील्ड में काम करता है, कानून बनाने के लिए, हर चीज में, कुछ भी है ना। अब सरकार को अगर काम करना तो सरकार को अपने डायमेंशन एक्सपेंड करने पड़ेंगे। सरकार को अपना क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ताकि वो जनता का क्या कर सके। जनता सरकार को क्यों चुनती है? ताकि वो हमारा कल्याण कर सके, ताकि वो हमारे लिए क्या बनाए? एक हमारा क्या बनाए? एक वेलफेयर नेशन बनाए, वेलफेयर स्टेट बनाए। ठीक है, हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाए, हमारे वेलफेयर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। क्लियर? अब सरकार ने अपना एक्सपेंड किया कैसे? अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करके, जैसे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपका पीएम हो गया, आपका सीएम हो गया, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो जुडिशरी हो गया। इस तरीके से अलग अलग जो है अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती, ताकि हम क्या करें? इन सब चीजों का ध्यान दें। लेकिन सरकार ही ये जो रूलिंग बॉडीज है, यही अगर गलत तरीके से काम करने लगे, यही अगर अपनी मनमानी करने लगे, यही भ्रष्टाचार करने लगे, तो आम जनता अपनी शिकायत किसके पास पहुंचाएगी? है ना? आम जनता अपनी शिकायतें अगर पहुंचाएगी भी तो जुडिशरी तक पहुंचाने में बहुत लंबी प्रोसेस है, वो नीचे स्तर से जाएगी, फिर अधिकारी बड़े बड़े लेवल के हैं, भ्रष्टाचार होगा। तो यहाँ पे आम जनता, अगर सरकार के द्वारा ठीक से काम नहीं किया जा रहा है, तो आम जनता अपनी शिकायतें किनके पास देगी? तो आम जनता अपनी शिकायतें किनके पास देगी? इन शिकायतों के निवारण के लिए, इन शिकायतों को सुनने के लिए, या फिर एंटी करप्शन बॉडी बनाई गई है आपकी, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको बोला जाता है आपके लेखपाल और लोकायुक्त। क्लियर? अपनी शिकायतें, आम जनता अपनी शिकायतें डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा सकती है, और इनका काम क्या होता है? इन पे क्या करना? निगरानी रखना कि कहीं ये क्या नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो ये जो टॉपिक है आपका पूरा गवर्नेंस का टॉपिक है, बट स्टिल यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पोर्शन कराऊंगी जितना आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला। पहली बात तो ये समझ में आया कि लोकपाल लोकायुक्त क्या होते हैं, है ना? अब ये तो समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये एक कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये सबसे पहले आपकी है स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। अगर ये गैर संवैधानिक निकाय है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो इसका मतलब इसका जिक्र हमें संविधान में देखने को नहीं मिलेगा, जो संविधान की बुक है उसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी एक्ट के माध्यम से ये बनी है। ध्यान रखना, जो लोकपाल और लोकायुक्त है वो एक्ट ऐसे लिखेंगे, एक्ट ऑफ 2013, यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त है वो 2013 में बनी है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी, जिसका हमें जिक्र कहाँ देखने को मिलता है? किसी न किसी कानून में देखने को मिलता है, और वो कानून है आपका लोकपाल लोकायुक्त, या फिर ऐसे लिखो, लोकपाल लोकायुक्त ना डालो, खाली लिखो कि हमें 2013 में एक कानून बनता है जिसके तहत लोकपाल लोकायुक्त की जो है यहाँ पे नियुक्ति की गई, बनाया गया था। नहीं, उससे पहले हमारे, जब मैंने आपको बताया था, आपको मैंने फर्स्ट एआरसी सेकंड एआरसी रिपोर्ट कराई है, मैंने आपको फर्स्ट एआरसी सेकंड एआरसी रिपोर्ट कराई है,
आया ना तो बोल लो, नहीं कराइए? तुम नहीं थी उस टाइम पे क्लास में, ना मत बोल देना। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग, क्या नाम था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है पूंजी आयोग कराया था मैंने, बहुत सारे आयोग कराए थे आपकी 11 पार्ट 11 में, पार्ट 11 और 12 में कराए थे मैंने, याद नहीं आ रहा है आप लोगों को, पढ़ लेना एक बार। तो फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में जो है यहाँ पे सिफारिशें दी गई थी कि हमें जो है लोकपाल लोकायुक्त की भी नियुक्ति, लोकपाल लोकायुक्त को बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? ताकि हमारे देश में जो आपका करप्शन है उसका हम क्या कर सके, निवारण कर सके। मैंने कराया है तो मैं याद नहीं है, वो बात अलग है। तो देखो, सबसे पहले हम हिस्ट्री बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं आपके लोकपाल की। लोकपाल जो है आपका सेंटर लेवल का अधिकारी है, ये सेंटर लेवल के लिए है, और जो लोकायुक्त है ये आपका स्टेट लेवल के लिए, स्टेट्स के लिए, यानी कि हर स्टेट में एक एक लोकायुक्त होगा जो राज्यों के कर्मचारियों की शिकायतें देखेगा और राज्यों के कर्मचारियों को क्या करेगा, निगरानी रखेगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं नहीं कर रहे, अलग सारी चीजें। और लोकपाल जो है केवल केवल किसमें, सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल के अधिकारी कौन हो गए, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस पीसीएस अधिकारी, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी, फिर और ध्यान रखना प्रेसिडेंट और गवर्नर इस परिधि से बाहर है। प्रेसिडेंट और गवर्नर में जो है लोकपाल और लोकायुक्त क्या नहीं कर सकते, अपनी निगरानी नहीं रख सकते। बाकी प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उसकी उनकी मंत्री परिषद हो गई, आईएएस पीसीएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, जितने भी तमाम ABCD चारों ग्रुप्स के जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन सभी पर निगरानी रखने का काम कौन करते हैं, आपके लोकपाल लोकायुक्त। लोकपाल आपकी सेंट्रल लेवल के अधिकारियों पर निगरानी रखेगा, तो लोकायुक्त आपके स्टेट लेवल के अधिकारियों पर निगरानी रखे। ध्यान रख लो, ठीक है। बना कब था ये? 2013 में बना था। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड है ये हमने कहां से लिया है, तो एक वर्ड है आपका एम्बोर्ड्समेंट, एक वर्ड है आपका एम्बोर्ड्समेंट, ये आपका एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब ही लोकपाल और लोकायुक्त से है ना। तो ध्यान रखना कि जो है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है आपकी कौन, स्वीडन, तो वहां से लिया है। तो देखो ये एक स्वीडिश वर्ड है ओम्बड्समेंट। ओम्बड्समेंट एक क्या है आपका स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश वर्ड है आपका, जो कि आपका कहां से लिया हमने, जो कि आपका है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिया है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री आपकी स्वीडन। तो वहां से हमने जो है ये वर्ड लिया है, वहां से हमने ये प्रोविजन लिया है। उसके बाद धीरे धीरे भारत में भी इसकी मांग होने लगी और 2013 में एक्ट पास होता है, 2014 में 2000 एक्ट में जो है पास होता है, 2014 में आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, 2014 में आपका पूरे देश में लागू होता है, और 2019 में पहला लोकपाल बनता है आपका पिनाकी। पिनाकी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पिनाकी करके है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। लोकपाल सिंगल मेंबर होते हैं, नहीं सिंगल मेंबर नहीं, ये पूरे 8-9 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जिसको हम लोकपाल बोलते हैं, और इसके साथ 8 मेंबर्स होते हैं। इनके अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, मैंने बोला ना ABCD सारे ग्रुप के जितने भी कर्मचारी होते हैं सबके सब बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी, चिंता मत करो। फिलहाल ये समझ में आया, स्वीडिश वर्ड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है आपकी स्वीडन, वहां से हमने लिया है, जिसका जो है आपका एम्बोर्ड्समेंट, ठीक है। 2013 में बना था, 2014 में पूरे भारत में लागू हुआ था, 2019 में पहला लोकपाल बना था आपका पिनाकी करके है, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, देखो एक बार मैंने भेजा है आपको ग्रुप में, पिनाकी करके, पिनाकी करके है कोई, PDF में देखो लोकपाल लोकायुक्त की। चलो तुम्हें नहीं आएगा समझ में, मैं बताती हूँ। पहले इतना समझ में आया कि लोकपाल लोकायुक्त क्या होते हैं। अब जो है कल की क्लास, अगर कल को आपकी गवर्नेंस कराई जाएगी, अगर मैं कराऊंगी तब तो
ठीक है, अगर कोई और भी कराएगा तो गवर्नेंस में आपको लोकपाल लोकायुक्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको आप देखो लोकपाल लोकायुक्त कोई भी अधिकारी है उसके कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, उसके सामने कुछ चुनौतियां होती है, उससे देश को क्या फायदा मिल रहा है, क्या सच में जो है क्या सच में करप्शन बंद हो रहा है, इस तरीके से जो है सारी की सारी बातें हमने देखनी है। क्लियर? देखो मैंने दिया होगा यहाँ पे, हाँ पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी करके, पिनाकी चंद्र घोष जो आपके 2019 में पहले आपके क्या बने थे, लोकपाल बने थे। क्लियर? इतना लोकपाल लोकायुक्त समझ में आया। अब बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री की, कि भाई ये एक तो है स्कैंडिनेवियन कंट्री का एक वर्ड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का एक अधिकारी है, तो भारत में किस तरीके से इसकी जो है डिमांड हुई और किस तरीके से भारत में ये लागू हुआ, फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको एक एलएम सिंधवी समिति पढ़ाई थी, एलएम सिंधवी समिति 1960, एलएम सिंधवी समिति मैंने कहाँ पढ़ाई थी, इसका आंसर तो मैं दीपिका से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला जब तुमने पढ़ा ही नहीं है। खंगाल लो जरा अपने पार्ट 8 और पार्ट 9 के नोट्स, पार्ट 9 के नोट्स खंगालो जरा। क्या है उसमें लिखा हुआ? लोकपाल लोकायुक्त वाला मैंने कराया है आपको, पार्ट 9 में एलएन सिंधवी कमेटी निकालो, वहां पे मैंने लोकपाल लोकायुक्त लिखवाया था, नहीं लिखा है? चलो ठीक है। भारत की मैं बात करूं तो भारत में सबसे पहले 1963 में एलएम सिंधवी ने 1963 में सबसे पहले भारत में एलएम सिंधवी ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए। मैं कमेटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एलएम सिंधवी की बात कर रही हूँ कि एलएम सिंधवी ने 1963 में सबसे पहले बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्त की बात करनी चाहिए, है ना। अब फिर 1966 में, अब 1966 में आती है आपकी फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। मैंने आपको जिस दिन एआरसी रिपोर्ट्स कराई थी उस दिन मैंने बोला था, अगर तुमने नहीं पढ़ा ना ये, तो गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ने वाले हो तुम। एआरसी रिपोर्ट, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, सेकंड एआरसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गवर्नेंस में, ठीक है। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट 1966 में आई थी मोरारजी भाई देसाई की सरकार के समय, मोरारजी देसाई की सरकार के समय ये आई थी। इन्होंने भी जो है यहाँ पे इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। इन्होंने भी कहा था कि भाई आपकी जो है यहाँ पे फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट में कहा था, क्योंकि उस समय जो है अब देश नया नया आजाद हुआ है, देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हमें क्या करना है, अपने देश की स्थिति को और मजबूत करना है, तो हमें कुछ नए नए अधिकारी की जरूरत है। भ्रष्टाचार पहले से ही हमारे भारत में शुरुआत से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, तो हमें जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शिकायत तंत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। और फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट में मोरारजी देसाई ने कहा था कि हमारे जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। फिर अगले ही साल 1967 में ये बिल जो है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है कहाँ पहुंच गया, पार्लियामेंट पहुंच गया। पार्लियामेंट पहुंचता है भाई चर्चा के लिए, संसद के दोनों सदनों में जाता है ये। 68 है ना, 68 करना है इसको, 68 करना है इसको, 67 नहीं। अब जो है जब बिल पहली बार पास हो गया, मतलब पास तो नहीं हुआ, बिल पहली बार जब चला गया पार्लियामेंट में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये था कि 1971 में महाराष्ट्र
पहला स्टेट बनता है जिसने अपने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करी थी, सॉरी लोकपाल की नियुक्ति करी थी, लोकपाल था उस समय ये। हाँ हाँ, अभी स्टेट्स के लिए लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, पहले लोकपाल मतलब जब ये पूरे देश में लागू हुआ तो उससे पहले ये लोकपाल ही था सब जगह के लिए। क्लियर? तो 1971 13 में हुआ था। इधर देखो 2013 में ये बिल पास हो गया था दोनों भवनों से, 2014 में पूरे देश में लागू हो गया था, 2019 में आपके पहले लोकपाल बनते हैं पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन 2019 से पहले जिन जिन स्टेट्स ने अपने अपने राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति करी थी उनको हमने बोला लोकपाल ही बोला था हमने उस समय। देखो इसके लिए बिल ऐसा है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था, देखो बिल जब पास होता है तो बिल पास होता है कि अगर वो संसद पहुंच रहा है तो वो पूरे देश के लिए पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पर्टिकुलर स्टेट की बात करी जा रही है ना, पर्टिकुलर स्टेट यानी कि उसकी असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद से वो पास हो गया है तो वो उस स्टेट में तो रहेगा, लेकिन ये बिल पहुंचा आपके पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए। यहाँ पे 1971 में पहला राज्य बना था आपका महाराष्ट्र। क्लियर? क्लियर? इसके बाद देखो फिर 1971 में इसके बाद क्या होता है, दो 2008 सेकंड एआरसी रिपोर्ट, सेकंड एआरसी रिपोर्ट में जो आपके प्रधानमंत्री, ये आपके कौन थे? पीएम थे, मोरारजी भाई देसाई उस समय पीएम थे। अब जो है यहाँ पे इस टाइप की पीएम कौन है? विरूपा मोइली। विरूपा मोइली जो है आपके सेकंड एआरसी रिपोर्ट के समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी जो है यहाँ पे बातचीत करी थी कि भाई हमारे जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्त होने चाहिए। फिर जो है 2012 में और 2012 में 2013 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक नागरिक समाज आंदोलन होता है, एक नागरिक समाज आंदोलन होता है। किसके लीडरशिप में? लीडरशिप कौन रहती है इसमें? अन्ना हजारे। लीडरशिप रहते है इसमें अन्ना जैसे अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, सीएम धामी बोल रही मैं, नहीं अभिजीत नहीं, किसके अगेंस्ट? एजुकेशन मिनिस्टर, नाम क्या था उनका मैं भूल भी गई, हाँ धर्मेंद्र प्रधान। उसी प्रकार से, और इस आंदोलन के प्रमुख कौन थे? अन्ना हजारे। जंतर मंतर के प्रमुख कौन थे? सोनम वांगचुक। अगर वो हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठते तो ये जो आंदोलन है वो इतना प्रबल नहीं होता, इतना मजबूत कभी नहीं होता। क्लियर है ना? तो उसी प्रकार से 2012-13 में एक नागरिक समाज आंदोलन होता है अन्ना हजारे के नेतृत्व में, जिसके बाद ये बिल आपका पास हो जाता है। 2013 में बिल पास होता है, 2013 में आपका लोकपाल लोकायुक्त बिल जो है, यानी कि 2013 में आपका लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है आपका पास हो जाता है। कहां से? पार्लियामेंट से। और 2014 में से पूरे देश में लागू हो जाता है। इसका मतलब पूरे देश के लिए एक लोकपाल होगा और अलग अलग स्टेट्स में अपने क्या होंगे? लोकायुक्त होंगे। क्लियर? समझ में आया? टाइम क्या हो रहा है देखना, फिर मैं तुम्हें पूरा 5 हो गए ना। चलो बाकी हम कल की क्लास में करते हैं। सेकंड एआरसी आती है आपके 2008 में, विरूपा मोइली की सरकार थी उस समय। हाँ एआरसी, अरे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। बनी 5 में थी, लेकिन 2008 में इन्होंने सिफारिश की थी। 2000 विरूपा मोइली प्रधानमंत्री थे उस समय।
तो पढ़ो ना, मैंने पीडीएफ इसीलिए तो भेजी है। विरूपा मोइली देखो, हाँ तुम प्रधानमंत्री ना बोल के इसको चेयरमैन बोल सकते हो, अध्यक्ष। हाँ मैंने प्रधानमंत्री बोल दिया ना, चेयरमैन सॉरी। हाँ तो कमेटी का पीएम बोल लो, सेकंड एआरसी। फिलहाल इतना हिस्ट्री समझ में आया। कल हम देखेंगे कि आपकी जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, किस तरीके से यहाँ पे होता है, जिसमें आपका अध्यक्ष चुनने के लिए लोकसभा का जो है लोकसभा स्पीकर चाहिए होता है, प्रधानमंत्री चाहिए होता है, एलओपी चाहिए होता है, एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, सब चाहिए होते हैं। फिर 9 सदस्यीय परिषद होती है। ये सारा मतलब कल की क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको। सिटीजन चार्टर एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल लोकायुक्त सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा कल आपका। और फ्राइडे को टेस्ट के लिए तैयार रहना। फ्राइडे जब भी होगा पर टेस्ट होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं, चलो फिर।